क्या हो अगर आप अपने इमोशंस को उन मुश्किल पलों में काबू में कर पाएं जब सब कुछ बहुत ज्यादा लग रहा हो। सोचिए, अगर आप हर हालात में शांत, ठंडे दिमाग से और पूरे कंट्रोल में रह पाएं। क्या हो अगर हर गर्मा गर्म सिचुएशन आपके लिए एक मौका बन जाए ऊपर उठने का और समझदारी से रिएक्ट करने का, बिना अपनी इम्पल्स के बहकावे में आए। अपने इमोशंस को मास्टर करना सिर्फ आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपके रिश्तों, फैसलों और पूरी जिंदगी को बदल सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए वो ताकतवर स्टोइक प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज जो आपको सिखाएंगी कैसे इमोशंस पर कंट्रोल पाएं और जिंदगी की चुनौतियों का सामना साफ सोच और मजबूती से करें। क्यों रिएक्ट करना हमारी आदत बन गई है? क्या आपने कभी गुस्से में कोई बात बोल दी हो जिसे आप वापस लेना चाहते हो? ये हमारी इंसानी फितरत है कि हम तुरंत और इमोशनल तरीके से रिएक्ट करते हैं, लेकिन इसका नतीजा अक्सर पछतावा, रिश्तों में दरार या अनचाही परेशानियां हो सकता है। इस तेज और टर्मोइल भरी दुनिया में रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना एक ऐसा हुनर है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। जरा एक सोडा बोतल के बारे में सोचिए। अगर उसे जोर से हिलाया जाए और ढक्कन जल्दी खोल दिया जाए तो वो फटकर बाहर आ जाती है और सब कुछ गंदा कर देती है। यही होता है जब हम इमोशनल रिएक्ट करते हैं। अंदर प्रेशर बनता है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, डर, और जब हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं तो वो इमोशंस हर तरफ बिखर जाते हैं और अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। अब सोचिए, अगर आप उस बोतल को धीरे धीरे खोलें और प्रेशर को धीरे धीरे बाहर निकलने दें। यही फर्क है रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने में। ऐसे मौकों पर स्टोइक फिलोसोफर और राजा मार्कस ऑरेलियस की बातें बहुत गहरी सीख देती हैं। अगर आपको किसी बाहरी चीज से तकलीफ हो रही है तो ये उस चीज की वजह से नहीं बल्कि आपके नजरिए की वजह से है, और इसे आप कभी भी बदल सकते हैं। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि इमोशनल रिएक्शन का कारण हमारी सोच है, न कि घटनाएं। इसका मतलब है कि बदलाव की ताकत हमारे अंदर है, बाहर नहीं। रिएक्ट करना आसान है। यह लगभग एक आदत की तरह होता है। जैसे किसी ने ट्रैफिक में आपकी गाड़ी काट दी और आपने तुरंत गुस्से में हॉर्न बजा दिया। ऑफिस में किसी सहकर्मी ने आपको क्रिटिसाइज किया और आपने पलटकर जवाब दे दिया। लेकिन इससे क्या मिला? क्या आपको सच में अच्छा महसूस हुआ, या आप और थके हुए और शर्मिंदा से रह गए? रिएक्ट करना उस सोडा की तरह है जो फटकर बिखर जाती है, गंदा, बेकाबू और जरूरत से ज्यादा। सोचने का उल्टा है रिस्पॉन्ड करना। इसका मतलब है रिएक्शन देने से पहले एक पल ठहरना, सोचना और फिर सही कदम उठाना। यही वो छोटा सा ब्रेक है जहां जादू होता है। यहीं पर आपके इमोशंस शांत होते हैं और चीजें साफ नजर आने लगती हैं। आप हॉर्न बजाने के बजाय सांस लेते हैं और गुस्से को जाने देते हैं। आप पलटकर जवाब देने के बजाय सहकर्मी से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और झगड़े को एक पॉजिटिव बातचीत में बदल देते हैं। रिएक्ट से रिस्पॉन्ड की यह शिफ्ट आसान नहीं है। यह एक मसल की तरह है जिसे मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस और सब्र चाहिए, लेकिन इसके फायदे बड़े हैं। आप अपने इमोशंस, फैसलों और जिंदगी पर कंट्रोल पाते हैं। बाहरी घटनाओं के गुलाम बनने के बजाय आप अपने अंदर की दुनिया के मालिक बनते हैं। छोटे कदम से शुरुआत करें। अगली बार जब कोई आपको भड़काए तो एक टाइम आउट लें, 5 तक गिने, गहरी सांस लें, या अगर जरूरत हो तो वहां से चले जाएं। इस छोटे से ब्रेक में खुद से कुछ सवाल पूछें। क्या यह मेरी एनर्जी के लायक है? मैं क्या नतीजा चाहता हूं? ये सवाल आपको रिएक्शन से बाहर निकालकर बड़े पिक्चर पर ले जाते हैं। सोचिए, पिछली बार आपने कब इंपल्सिवली रिएक्ट किया था? अगर आप उस वक्त रुकते तो क्या अलग होता? यह खुद पर सवाल उठाने का वक्त नहीं बल्कि सीखने का है। हर इमोशनल रिएक्शन आपको खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। आखिरकार रिस्पॉन्ड करना इमोशंस को दबाने के बारे में नहीं बल्कि उन्हें समझने और संभालने के बारे में है। ये इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी हर हरकत आपके वैल्यूज और लॉन्ग टर्म गोल्स से मेल खाए। दुनिया आपको भड़काती रहेगी, ट्रैफिक जाम, रूड कमेंट्स, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, लेकिन फटने या शांत रहने का चुनाव आपके हाथ में है। हिलाई गई सोडा बोतल आपके हालात हैं, लेकिन उस प्रेशर को कैसे रिलीज करना है वही आपकी असल पहचान है। रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या है? जिंदगी रोज नई चुनौतियां फेंकती है। कोई अचानक आया ईमेल, किसी अपने की कड़वी बात, या बड़ी मुश्किल से बनाई गई प्लानिंग में अड़चन। ऐसे में आप कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या आप इमोशंस के बहकावे में आकर तुरंत रिएक्ट करते हैं, या फिर सोच समझकर कंट्रोल और इरादे के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं? यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही आपके रिश्तों, फैसलों और जिंदगी की क्वालिटी को तय करता है। रिएक्ट करना बस इंस्टिंक्ट की बात है। जैसे ट्रैफिक में कोई आपकी गाड़ी काट जाए
और आप गुस्से में हॉर्न बजा दें, या कोई आपको कुछ कह दे और आप तुरंत पलटकर जवाब दें, ये एक गट रिएक्शन है जो सोच विचार से नहीं बल्कि फौरन की भावना से निकलता है। लेकिन इससे क्या होता है? अक्सर ये दूसरों को और भड़काता है या आपको खुद पछतावा होता है। रिस्पॉन्ड करना सोच समझ कर किया गया एक कदम है। यह तब होता है जब आप पहले खुद को वक्त देते हैं ये समझने का कि असल में हो क्या रहा है। इसके लिए क्लैरिटी चाहिए, मतलब सिर्फ उस शुरुआती झटके या भावना से आगे की चीज समझने की ताकत। इसके लिए कंट्रोल भी चाहिए, अपनी भावनाओं को रोकने और गुस्से, डर या फ्रस्ट्रेशन में कोई कदम न उठाने की क्षमता। और सबसे जरूरी, इसके लिए इरादा चाहिए, अपने एक्शन को अपने मूल्यों और लॉन्ग टर्म गोल से मेल में रखना। स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस होता है। इस स्पेस में हमारी आजादी और ताकत है कि हम क्या रिस्पॉन्स चुनते हैं। विक्टर फ्रैंकल, जो एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर और मनोचिकित्सक थे, ने यह बात कही थी। यह स्पेस हमें कंट्रोल वापस लेने का मौका देता है। इमोशंस के बहाव में बहने के बजाय हम एक कदम पीछे हट सकते हैं, सोच सकते हैं और फिर तय कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस का कहना है, इंसान असली समस्याओं से कम और उन समस्याओं के बारे में अपनी कल्पनाओं से ज्यादा परेशान रहता है। हम घटनाओं पर नहीं बल्कि उन घटनाओं के बारे में अपनी सोच पर रिएक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, एक ईमेल सिर्फ एक ओपिनियन है, लेकिन हम उसे अपनी काबिलियत पर हमला समझ लेते हैं। ट्रैफिक जाम सिर्फ देर होने की बात है, लेकिन हम उसे अपने समय पर हमला मान लेते हैं। इस तरह की सोच, जो कल्पना की चिंताओं पर बनी है, इमोशनल रिएक्शन का तूफान खड़ा कर देती है। तो हम रिस्पॉन्ड करना कैसे सीखें? एक अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाएं। अगली बार जब कोई आपको भड़काए तो अपनी पहली भावना को पहचानें। क्या यह गुस्सा है, डर है, फ्रस्ट्रेशन है? यह जागरूकता आपको एक पॉज का मौका देती है, एक मौका कि आप उस स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच के स्पेस में कदम रखें। उस स्पेस में खुद से पूछें, ओ असल में यहां हो क्या रहा है? ओ मैं इसे कैसे संभालना चाहता हूं? दूसरा, डिटैचमेंट, अलगाव की प्रैक्टिस करें। हर चीज पर आपकी एनर्जी या इमोशंस खर्च करने की जरूरत नहीं होती। स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो हमारे कंट्रोल में हैं, हमारे विचार, हमारे फैसले और हमारे एक्शन। बाकी सब, जैसे किसी और का बर्ताव या मौसम, हमारे कंट्रोल के बाहर है। रिस्पॉन्ड करने का मतलब है अपनी एनर्जी को समझदारी से लगाना, न कि उन चीजों पर बर्बाद करना जिन्हें आप बदल नहीं सकते। 3, इरादे के साथ काम करें। रिस्पॉन्ड करना इमोशंस को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल करने के बारे में है। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो रिस्पॉन्ड करने का मतलब हो सकता है कि आप शांति से उनसे क्लैरिटी मांगें या उनकी बात के लिए धन्यवाद कहें, बजाय गुस्से से पलटकर जवाब देने के। इस दुनिया में जहां हर पल कुछ न कुछ भड़काने की कोशिश होती है, रिस्पॉन्ड करना सीखना एक सुपर पावर है। यह आपको अराजकता में स्पष्टता, अनिश्चितता में कंट्रोल और इरादे के साथ काम करने की क्षमता देता है। स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच का स्पेस सिर्फ एक पॉज नहीं है, यह आपके बेहतर, शांत और संतुलित वर्जन तक जाने का रास्ता है। स्टोइक सोच का आधार, जो कंट्रोल कर सकते हो उस पर ध्यान दो। जिंदगी में अक्सर हम फंसे रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन, चिंता और घबराहट के जाल में। क्यों? क्योंकि हम अपनी एनर्जी उन चीजों पर खर्च करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। दूसरों की ओपिनियन, अचानक आई मुश्किलें या किस्मत के खेल। लेकिन स्टोइक्स ने हमें इससे आजादी का रास्ता दिखाया। कंट्रोल का सिद्धांत, यह सीधा और गहरा है। सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, बाकी सबको जाने दो। स्टोइक टीचर एपिक्टेटस कहते हैं, जो तुम्हारे हाथ में है उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे जैसा है वैसा ही रहने दो। यह बात जितनी आसान लगती है उतनी ही गहरी है। क्या हमारे कंट्रोल में है हमारे विचार, हमारे फैसले और हमारे एक्शन? क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है लगभग हर दूसरी चीज? मान लो तुम्हें एक जरूरी प्रेजेंटेशन देना है, तुमने पूरी तैयारी की है, स्लाइड्स परफेक्ट बनाई हैं और अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आता है तुम्हारा दिमाग भागने लगता है। अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो? अगर टेक्नोलॉजी फेल हो गई तो? ये चिंताएं तुम्हारी एनर्जी खींच लेती हैं और फोकस को कमजोर करती हैं। लेकिन इनमें से कोई भी चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। क्या तुम्हारे कंट्रोल में है तुम्हारी तैयारी, तुम्हारी प्रेजेंटेशन देने की कला, और अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे संभालने की क्षमता। सिर्फ अपने कंट्रोल की चीजों पर ध्यान देकर तुम बेकार की चिंता से बच सकते हो। यह उदासीन बनने की बात नहीं है, बल्कि स्पष्टता की बात है।
यहीं से इमोशनल मास्टरी शुरू होती है। जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारे कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं, तो तुम अपनी भावनाओं को उन चीजों पर बर्बाद करना बंद कर देते हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, और फिर तुम्हारा दिमाग सिर्फ उन चीजों पर फोकस कर सकता है जो वाकई मायने रखती हैं। रिश्तों के संदर्भ में सोचो। मान लो कोई दोस्त तुमसे दूरी बना रहा है और तुम परेशान हो रहे हो। तुम क्या कर सकते हो? वो फ्रस्ट्रेशन में उलझे रह सकते हो और अलग अलग कहानियां सोच सकते हो। या तुम वो कर सकते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। उनसे संपर्क करो, अपनी फिक्र जताओ, लेकिन ये समझो कि उनका जवाब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश करना है। ये फर्क समझना आसान नहीं है। किसी चीज को जाने देना कमजोरी लग सकती है, लेकिन असल में यह ताकत है। यह मानने के लिए साहस चाहिए कि तुम दूसरों की ओपिनियन, मौसम या अगले हफ्ते क्या होगा, इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन यही मानने में आजादी है। इससे तुम्हें अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाने का मौका मिलता है जो सच में मायने रखती हैं। तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी तैयारी और तुम्हारी दृढ़ता। एपिक्टेटस सिर्फ फिलोसोफर बातें नहीं कहते, बल्कि प्रैक्टिकल एडवाइस भी देते हैं। हर दिन हमें प्रैक्टिस के मौके मिलते हैं। ट्रैफिक में फंसे हो, आगे की गाड़ियां तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन तुम अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। शायद कोई पॉडकास्ट सुन लो या खुद पर थोड़ा विचार कर लो। किसी ने आलोचना की, उनके शब्द तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन तुम ये चुन सकते हो कि उनसे कुछ सीखना है या बस उन्हें जाने देना है। इस कंट्रोल के सिद्धांत को समझकर तुम इमोशनल रेजिलियंस बना सकते हो। जिंदगी की अनिश्चितताओं से डगमगाने के बजाय तुम यह जानकर मजबूत बन जाते हो कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। आखिर में कंट्रोल का यह सिद्धांत दुनिया को बदलने से ज्यादा तुम्हें बदलने की बात करता है, और जब तुम बदलते हो तो अक्सर दुनिया भी तुम्हारे हिसाब से बदलने लगती है। माइंडफुलनेस का महत्व। आज की तेज तर्रार जिंदगी में हम कितनी बार रुककर सोचते हैं कि जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। अक्सर हम इमोशंस से भरे रिएक्ट करते हैं, जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे। कोई रूखी बात सुनते ही गुस्सा आ जाता है। एक डेडलाइन छूट जाए तो हम खुद को कोसने लगते हैं। लेकिन सोचो, अगर हम अपने दिमाग को ट्रेन करें कि इमोशनल रिएक्शन देने के बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करें, यहीं पर स्टोइक माइंडफुलनेस और सेल्फ डिसिप्लिन की कला मदद करती है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि अपनी भावनाओं को देखें, लेकिन उनसे खुद को चलाने ना दें। जरा सोचो, जैसे तुम एक कप्तान हो जो तूफान में जहाज चला रहा है। गुस्से, डर या निराशा की लहरें तुम्हारे चारों ओर उठ रही हैं, लेकिन तुम स्थिर हो, स्टीयरिंग संभाले हुए। ये इमोशंस बुरी चीजें नहीं हैं, ये तो संकेत हैं, संदेशवाहक। लेकिन तुम इन्हें कैसे समझते हो और इन पर कैसे एक्शन लेते हो, वही तय करता है कि तुम इनसे बह जाओगे या शांत पानी तक पहुंचोगे। पॉज का पावर, यानी एक पल रुकने की ताकत, रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करने की नींव है। यह देखने में आसान लगता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। जब कोई चुनौती सामने हो तो एक पल के लिए रुक जाओ, सांस लो, खुद से पूछो, यहां मेरे कंट्रोल में क्या है। यह छोटा सा पॉज तुम्हें इमोशनल रिएक्शन से हटाकर सोच समझकर एक्शन लेने की ओर ले जाता है। यह उस फर्क जैसा है जो आग में घी डालने और उसे खुद बुझने देने में होता है। एपिक्टेटस हमें एक अहम बात सिखाते हैं। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनना चाहते हो, और फिर वो करो जो जरूरी है। इन शब्दों पर गौर करो। तुम किस तरह का इंसान बनना चाहते हो? शांत, मजबूत, समझदार? तुम्हारे जवाब जो सोच समझकर लिए गए फैसलों से बनते हैं। तुम्हारी पहचान की ईंटें हैं। हर पॉज का पल तुम्हें उस इंसान के करीब ले जाता है। मार्कस ऑरेलियस, जिन्होंने युद्धों, राजनीति के साजिशों और निजी दुखों का सामना किया, उन्होंने हमेशा इमोशनल कैओस से बचकर रीजन और वर्च्यू से रिस्पॉन्ड किया। जब उन पर आरोप लगे तो उन्होंने गुस्से में पलटकर जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सोचा, क्या यह मेरी आत्मा को नुकसान पहुंचा रहा है? उनकी रुककर सोचने और खुद को शांत रखने की क्षमता सेल्फ मास्टरी की ताकत का बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन यह सिर्फ फिलॉसफी की बात नहीं है, यह बेहद प्रैक्टिकल है। अगली बार जब कोई तुम्हारी गाड़ी काटे या तुम्हारे प्लान खराब हो जाएं, तो सोचो, क्या तुम गुस्से में चिल्लाओगे और इमोशंस को कंट्रोल लेने दोगे, या तुम रुककर इस स्थिति के अस्थायी स्वभाव को समझोगे और शांत रहकर रिस्पॉन्ड करोगे। ये छोटे छोटे रोजमर्रा के पल तुम्हारे दिमाग की ट्रेनिंग के मौके हैं। रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखने की आजादी खूबसूरत है। तुम बाहरी घटनाओं या अपनी अस्थायी भावनाओं के हाथों की कठपुतली नहीं बनते, तुम अपने एक्शंस के लेखक बन जाते हो।
आज से शुरू करो। अगली बार जब गुस्सा या निराशा का एहसास हो तो 1 मिनट के लिए रुक जाओ। बिना जजमेंट किए उस भावना को देखो। गहरी सांस लो। एपिक्टेटस के शब्द याद करो और खुद से पूछो, मेरे बेस्ट वर्जन को अब क्या करना चाहिए। यह प्रैक्टिस तुम्हें रातों रात नहीं बदलेगी, लेकिन जैसे एक मसल मजबूत होती है वैसे ही हर बार सोच समझकर रिस्पॉन्ड करने से यह आदत गहरी होगी। वक्त के साथ तुम खुद को जिंदगी को और ज्यादा शांत, मजबूत और समझदारी से संभालते हुए पाओगे, और यही स्टोइक अंदाज में जीने का असली सार है। डिटैचमेंट की प्रैक्टिस जिंदगी हर दिन हमें नई घटनाओं से रूबरू कराती है। कुछ खुशी से भरी होती है, कुछ निराशाजनक और कुछ पूरी तरह से थका देने वाली। इस हंगामे के बीच कितनी बार हम रुककर सिर्फ देख पाते हैं, बिना इमोशंस के बहाव में बहे। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। हम हर चीज को सोख लेते हैं, क्रिटिसिज्म, गुस्सा, चिंता जैसे इमोशनल स्पॉन्स। लेकिन एक सच्चाई है जिस पर विचार करना जरूरी है। अपने दिमाग पर काबू पाना तब शुरू होता है जब हम चीजों को निष्पक्ष रूप से देखना सीखते हैं। स्टोइक्स का मानना था कि सच्ची आजादी डिटैचमेंट में है, चीजों को वैसे देखना जैसा वो है, न कि जैसा हम उन्हें बनाना चाहते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, तुम्हारे पास अपने दिमाग पर ताकत है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। ये समझ लो और तुम्हें ताकत मिल जाएगी। ये बात इमोशंस को दबाने की नहीं है, बल्कि उनसे एक कदम पीछे हटकर उन्हें समझने की है। सोचो, जैसे तुम एक तूफान को किसी सुरक्षित जगह से देख रहे हो। हवा चल रही है, बारिश हो रही है, लेकिन तुम सुरक्षित हो, शांत हो और समझदारी से देख रहे हो। यही डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट का मतलब उदासीनता नहीं है, इसका मतलब है स्पष्टता। यह तुम्हें हर स्थिति को तर्क के साथ देखने में मदद करता है, न कि इमोशंस के धुंधलेपन से। अगर कोई ट्रैफिक में तुम्हारी गाड़ी काट देता है तो क्या तुम उसे अपना मूड खराब करने दोगे, या क्या तुम डिटैच होकर इसे एक छोटी सी घटना मानकर शांति चुनोगे? चुनाव तुम्हारे हाथ में है। सेनेका हमें सिखाते हैं कि हर दिन को एक अलग जिंदगी की तरह मानो। उन्होंने कहा, अभी जीना शुरू करो और हर दिन को एक अलग जिंदगी की तरह गिनो। सोचो, अगर आज ही तुम्हारी पूरी जिंदगी हो तो क्या तुम इसे छोटी छोटी निराशाओं और क्षणिक भावनाओं में बर्बाद करोगे, या तुम उन चीजों पर ध्यान दोगे जो सच में मायने रखती हैं? उद्देश्य के साथ जीना, समझदारी से काम करना और दूसरों के साथ दयालुता से पेश आना। अब सवाल यह है कि इस ऑब्जर्वेशन और डिटैचमेंट वाली सोच को कैसे अपनाएं। छोटे से शुरू करो। अपने विचारों को बिना जजमेंट के नोटिस करो। अगर गुस्सा महसूस हो तो रुककर खुद से पूछो, ओह, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ओह, मैं इस स्थिति के बारे में खुद को कौन सी कहानी सुना रहा हूं? ज्यादातर मामलों में तुम पाओगे कि तुम असलियत से ज्यादा इमोशनली रिएक्ट कर रहे हो। अगली बार जब कुछ तुम्हें परेशान करे तो खुद को एक दर्शक मानो। तुम इस खेल के एक्टर भी हो और ऑडियंस भी। तुम क्या देख रहे हो? क्या ऑडियंस तुम्हें एक छोटी असुविधा पर अपना आपा खोते हुए देखेगी, या तुम्हें शांति और समझदारी से रिस्पॉन्ड करते हुए? ये छोटा सा मेंटल शिफ्ट तुम्हारे चैलेंजेस को देखने का नजरिया बदल सकता है। दुनिया कितनी भी अस्त व्यस्त क्यों ना हो, तुम्हारा दिमाग ऐसा नहीं होना चाहिए। डिटैचमेंट तुम्हें वो ताकत देता है जो तुम्हें तर्क संगत और स्थिर बनाती है। ये दूसरों की ओपिनियन, हालात की अनिश्चितता या भावनाओं की क्षण भंगुरता से तुम्हें प्रभावित होने से बचाती है। यह आसान नहीं है। कोई भी कीमती चीज आसान नहीं होती। तो अब से शुरू करो। अभी से जीना शुरू करो। दुनिया, अपने विचारों और अपने रिएक्शंस को बिना उनके भार लिए देखो। यहीं तुम्हें वो ताकत मिलेगी जो गहरी और टिकाऊ है, ताकि तुम इमोशनली रिएक्ट करने के बजाय समझदारी से रिस्पॉन्ड कर सको। याद रखो, बाहर का तूफान तुम्हारे भीतर की शांति को तब तक नहीं हिला सकता जब तक तुम उसे इजाजत न दो। नजरिया बदलने की ताकत जिंदगी कभी कभी हमें चुनौतियों से घेर लेती है और हम भावनाओं की लहरों में बह जाते हैं। गुस्सा, झुंझलाहट, बेचैनी या कभी कभी निराशा। लेकिन सोचिए, अगर हम थोड़ा ठहर जाएं, अगर हम पीछे हटकर उस स्थिति को एक दूरी से देखें और भावनाओं से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से उसका सामना करें। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि इतिहास के एक सबसे गहरे फिलॉसफी स्टोइसिज्म की जड़ में बसी एक सरल और असरदार कला है, निरीक्षण की कला। सोचिए, आप एक नाटक देख रहे हैं। मंच पर पात्र झगड़ रहे हैं, गिर रहे हैं या भटक रहे हैं, लेकिन क्या आप अपनी सीट से उठकर मंच पर कूद पड़ते हैं? क्या आप चिल्लाते हैं या गुस्से में रोने लगते हैं? नहीं, आप बस देखते हैं। आप सोचते हैं,
आप बड़े दृष्टिकोण से चीजों को समझते हैं। यही स्टोइक्स हमें सिखाना चाहते हैं। अपनी समस्याओं को ऐसे देखें जैसे कोई बाहरी व्यक्ति देखता है, निष्पक्षता से, जिज्ञासा से और धैर्य के साथ। मार्कस ऑरेलियस हर रोज यह करते थे। अपनी मेडिटेशंस में उन्होंने खुद को याद दिलाया कि चीजों को वैसे देखें जैसे वे हैं, बिना किसी अनावश्यक ड्रामे के। जैसे कि गिरी हुई चाय बस गिरी हुई चाय है, कोई बड़ी तबाही नहीं। सहकर्मी की कोई बेवजह की बात, महज शब्द हैं, आपकी काबिलियत पर हमला नहीं। जब हम अपने दिमाग को इस तरह की वस्तुनिष्ठ सोच के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो हम इन घटनाओं से भावनात्मक तनाव को हटा सकते हैं और सोच समझकर जवाब दे सकते हैं, बिना आवेग में प्रतिक्रिया किए। यह सोचने का तरीका आजादी देता है। जिंदगी की ज्यादातर समस्याएं, अगर उन्हें दूर से देखा जाए, तो या तो अस्थायी होती हैं या फिर बहुत मामूली। वो गुस्से वाला ईमेल हफ्ते भर में भूल जाएंगे, वो ट्रैफिक जाम जिसने सुबह खराब कर दी, 1 साल में उसका कोई महत्व नहीं। स्टोइसिज्म हमें कहता है कि थोड़ा दूर से देखें, जिंदगी की विशालता को महसूस करें और यह समझें कि हमारी ज्यादातर परेशानियां कितनी क्षणिक हैं। सेनेका ने इसे खूबसूरती से कहा था, जो कुछ भी हमें जिंदगी में मिलता है वही हमारी नियति है, और जो हम सहते हैं वही हमें मजबूत बनाने का रास्ता है। यह बात याद दिलाती है कि जिंदगी हमें परेशान करने के लिए समस्याएं नहीं देती, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए चुनौतियां देती है। जैसा कि स्टोइक्स कहते हैं, अवरोध ही रास्ता है। इस नजरिए को अपनाकर हम कठिनाइयों को विकास के अवसर में बदल सकते हैं। अगली बार जब कोई चुनौती आए तो रुकिए, खुद को एक बाहरी दर्शक मानिए। अगर यह किसी और के साथ हो रहा होता तो आप क्या सलाह देते? आप इस स्थिति को कैसे समझते? हो सकता है कि जिस चीज से आप परेशान हैं वो इतनी गंभीर ना हो, या शायद आप उस हल को देख पाएं जो भावनाओं के कारण अब तक छिपा हुआ था। यह भावनाओं को दबाने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें काबू में रखने की बात है, दर्शक की दृष्टि अपनाकर, ताकि आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा सकें। दरअसल जब आप कारण पर आधारित प्रतिक्रिया देते हैं तो आप स्टोइसिज्म के मुख्य सिद्धांतों में से एक को अपनाते हैं, तर्क के कारण मजबूत बनना। जिंदगी हमेशा चुनौतियां लाएगी, लेकिन इस छोटे से नजरिया बदलने से आप उनका सामना एक समझदार और शांत चित्त इंसान की तरह कर सकते हैं। क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं, या फिर तूफान आपको बहा ले जाएगा? फैसला हमेशा आपका है। 7, भावनात्मक जागरूकता को विकसित करना। कितनी बार ऐसा होता है कि गुस्से या तकरार के पल में हम कुछ कह देते हैं या कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। यह हम सभी के साथ होता है। बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देना, फिर बाद में सोचना, मैं क्या सोच रहा था। सच तो यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी रिएक्शन मोड में जीते हैं, जहां उन्हें उनके भावनात्मक ट्रिगर्स चलाते हैं। लेकिन सोचो, अगर हम खुद को इस तरह से ट्रेन कर सकें कि हम साफ दिमाग और मकसद के साथ प्रतिक्रिया दें। इस बदलाव को हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने ट्रिगर्स को पहचानना होगा और यह समझना होगा कि हमारी भावनाएं कैसे काम करती हैं। अक्सर ये ट्रिगर्स किसी कड़वे शब्द, छूटी हुई अवसर या किसी छोटी सी असुविधा से शुरू होते हैं। ये हमारे पिछले अनुभवों, डर और अनकही उम्मीदों से बने होते हैं। जब हम जान लेते हैं कि हमें क्या परेशान करता है, तभी हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने के चक्र को तोड़ सकते हैं। इसके लिए एक सबसे प्रभावी तरीका है जर्नलिंग या आत्मचिंतन। अपने विचारों को लिखने की सरल क्रिया, खासकर किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति के बाद, जागरूकता का स्थान बनाती है। यह आपको आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया को समझने में मदद करता है। आपने क्या महसूस किया, क्यों महसूस किया, और क्या वह आपके लिए सही था। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको पैटर्न दिखाता है। शायद आप देखेंगे कि आलोचना, चाहे रचनात्मक हो, आपको हमेशा चुभती है, या कुछ स्थितियां आपको हमेशा अनदेखा महसूस कराती हैं। जब आप इन पैटर्न को समझते हैं तो आप इन्हें नियंत्रित करने की बजाय इरादे के साथ उनका सामना कर सकते हैं। एपिक्टेटस हमें याद दिलाते हैं, कोई भी व्यक्ति तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक वह खुद का मालिक न बन जाए। ये शब्द सीधे दिल को छूते हैं। मानसिक स्वतंत्रता, सच्चा आत्मनिर्भरता तभी हासिल होती है जब आप खुद पर काबू पालें, न कि अपनी सोच को बाहरी परिस्थितियों के हाथों में छोड़ दें। यह भावनाओं को दबाने की प्रक्रिया नहीं है, यह सीखने और तय करने की कला है कि आपको अपनी भावनाओं को अपने मूल्यों के साथ कैसे संरेखित करना है। मार्कस ऑरेलियस, जो रोमन सम्राट थे, रोजाना ऐसे दबावों का सामना करते थे जो हमारे आज के तनावों को बहुत छोटा बना देंगे।
फिर भी उन्होंने एक जर्नल रखा जिसमें उन्होंने अपने विचारों का विश्लेषण किया, अपने कार्यों पर विचार किया और अपने सिद्धांतों को दोहराया। अगर वह युद्ध और राजनीति के बीच इस स्पष्टता को विकसित करने का समय निकाल सकते हैं, तो क्या हम सच में इतना व्यस्त होने का दावा कर सकते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है? मस्तिष्क का यह अभ्यास एक रात में नहीं होगा। यह एक अनुशासन है, जैसे मांसपेशियों की एक्सरसाइज। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने पर रुकें, गहरी सांस लें, खुद से पूछें, अभी मेरे नियंत्रण में क्या है? मेरी प्रतिक्रिया उस व्यक्ति के साथ मेल खाती है जिसे मैं बनना चाहता हूं? ये सवाल प्रतिक्रिया के चक्र को तोड़ते हैं और सोच समझकर फैसला लेने की जगह बनाते हैं। धीरे धीरे आप बदलाव देखेंगे। गुस्से की तीखी चुभन एक प्रबंधनीय जागरूकता में बदल जाएगी। अप्रत्याशित समस्याओं का डर रिजिलियंस दिखाने का अवसर बन जाएगा। आप एक शांत और मजबूत व्यक्तित्व को अपनाने लगेंगे जिसे लोग अनायास ही सम्मान देंगे। लेकिन असली इनाम बाहरी मान्यता नहीं है, यह आंतरिक शांति है। यह जानना कि जीवन चाहे जो भी आपके सामने लाए, आप अनुग्रह और बुद्धिमत्ता के साथ प्रतिक्रिया देने की शक्ति रखते हैं। और क्या यही असली स्वतंत्रता नहीं है? परिस्थितियों के गुलाम न होकर अपने विवेकपूर्ण निर्णय से जीना। तो क्या आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित करेंगी या आप नियंत्रण लेकर उन्हें संभालेंगे? यह चुनाव आपका है। आज से शुरुआत करें। गलतियों से सबक लेना। गलतियां क्या ये टल सकती हैं? हम सब कभी ना कभी लड़खड़ाते हैं, ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो बाद में लगता है कि नहीं करना चाहिए था। पर सोचिए, अगर गलतियां असल में हमारी नाकामियां नहीं बल्कि हमारे विकास की नींव हों। स्टोइक्स का मानना था कि जिंदगी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि आप उसका जवाब कैसे देते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, यह मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या हुआ, बल्कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। थोड़ा रुककर सोचिए, गलतियां, मुश्किलें और पछतावे ये अंत नहीं है, बल्कि सबक की शुरुआत है। लेकिन दिक्कत यह है कि अक्सर हम अपनी गलतियों का बोझ अपने साथ लिए चलते रहते हैं। गुस्से में कही कड़वी बात, किसी मौके को हाथ से जाने देना या जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला, ये पल बार बार हमारे दिमाग में घूमते हैं। ये हमारी आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और सोचने की शक्ति को धुंधला कर देते हैं। पर पिछली गलतियों से चिपके रहना किसी काम का नहीं। अगर आप अतीत से जकड़े हुए हैं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने का पहला कदम है माफ करना, और यह खुद से शुरू होता है। जो पल छूट गए उन्हें स्वीकार कीजिए, उनसे सीखिए, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनने दीजिए। हाँ, आपने गलत प्रतिक्रिया दी होगी, लेकिन वो पल आपका भविष्य तय नहीं करते। जैसे एक मूर्तिकार अपनी संगमरमर की मूर्ति को गढ़ता है, वैसे ही आपकी गलतियां आपको और मजबूत और समझदार बना रही हैं। जरा अपनी हालिया गलती पर सोचिए। ऐसा क्या हुआ था जिससे आप उस तरह प्रतिक्रिया दे बैठे? कौन सी भावनाएं उमड़ी थीं? और सबसे जरूरी, उस अनुभव से आप क्या सीख सकते हैं? इस तरह की आत्मचिंतन करना आसान नहीं है। इसके लिए साहस और विनम्रता चाहिए। लेकिन अभ्यास से आप देखेंगे कि हर गलती अपने साथ एक तोहफा लाती है, एक सबक जो आपको भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। मार्कस ऑरेलियस, जो रोम के सम्राट थे, उनका जीवन आलोचना और विश्वासघात से भरा था। फिर भी उन्होंने अपनी और दूसरों की गलतियों पर फोकस करने के बजाय अपने मेडिटेशंस में आत्मनियंत्रण और सहनशीलता की बात लिखी। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि वो केवल अपने विचारों, कर्मों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। अगर एक सम्राट इतनी ग्रेसफुली खुद को और अपने आसपास के लोगों को संभाल सकता है, तो क्या हमारी बारी नहीं है? आगे बढ़ने का मतलब अपनी गलतियों को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब है कि उन्हें ठोकर नहीं, सीढ़ी बनाना। असफलता को देखने का नजरिया बदलिए। जब आप गुस्सा होते हैं तो उसे धैर्य का अभ्यास समझिए। जब आप कोई गलत फैसला लेते हैं तो उसे अपनी निर्णय क्षमता सुधारने का मौका मानिए। हर गलती के साथ आप उस व्यक्ति के करीब पहुंचते हैं जो आप बनना चाहते हैं। मास्टरी का रास्ता खामियों से भरा है। बात गलतियों से बचने की नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाने की है। अगली बार जब आप लड़खड़ाएं, रुकें, खुद को माफ करें, सबक लें और फिर नए इरादे के साथ आगे बढ़ें। दिमाग को मजबूत करने के लिए रोजाना की आदतें हर दिन एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। लेकिन यह सुधार यूं ही नहीं हो जाता। इसे जानबूझकर बनाए गए आदतों के जरिए हासिल किया जाता है। दिन की शुरुआत से लेकर रात की नींद तक जो हम रोज करते हैं, वही हमारी पहचान बनाता है।
जैसे महान फिलोसोफर अरस्तु ने कहा था, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता कोई काम नहीं बल्कि आदत है। लेकिन ये आदतें कैसे बने? कैसे अपने दिमाग को मजबूत, अनुशासित और साफ बनाया जाए? इसकी शुरुआत छोटी छोटी लेकिन सोच समझकर चुनी गई प्रैक्टिस से होती है। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपके जीवन में गहरा बदलाव लाती है। एक, सुबह की शुरुआत। सुबह उठते ही अपने दिन की सही दिशा तय करें। मॉर्निंग अफर्मेशन, सकारात्मक बातें करें। ये बातें आपको जमीन से जोड़े रखेंगी जब दुनिया आपको हर तरफ खींचने की कोशिश करेगी। अफर्मेशन का मतलब हकीकत से मुंह मोड़ना नहीं है, बल्कि अपने दिन के लिए सही टोन सेट करना है। खुद से कहें, आज मैं धैर्य रखूंगा, आज मैं उन चीजों पर ध्यान दूंगा जो मेरे नियंत्रण में हैं, आज मैं दया का चयन करूंगा। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इन्हें दोहराएंगे, ये आपके लिए एक एंकर की तरह बन जाएंगी जो आपको दिन भर संभाले रखेंगी। 2, मुश्किलों से सामना। दिन में बाधाएं आएंगी। यही वह समय है जब रोल प्लेइंग, स्थिति का अभ्यास काम आता है। स्टोइक्स का एक प्रभावशाली अभ्यास था सबसे बुरे हालात की कल्पना करना और उसके लिए अपने दिमाग को तैयार करना। किसी कठिन बातचीत या काम से पहले खुद से पूछें, सबसे बुरा क्या हो सकता है? मैं कैसे प्रतिक्रिया दूंगा? ऐसा करके आप अनचाहे झटकों को कम करते हैं और अपने आप को सोच समझकर जवाब देने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, न कि जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के लिए। 3, दिन का अंत। रात के खाने के बाद और सोने से पहले शांत समय निकालें। अपने दिन पर विचार करें। खुद से पूछें, मैंने कहां अपने मूल्यों के हिसाब से काम किया? मैं कहां कमजोर पड़ा? यह आत्म आलोचना का नहीं बल्कि आत्म जागरूकता का समय है। अपने छोटे छोटे जीतों का जश्न मनाएं। वे पल जब आपने साहस दिखाया या दया की। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, लेकिन अपराध बोध के साथ नहीं बल्कि जिज्ञासा के साथ। उनसे आप क्या सीख सकते हैं? ये रात की आदत आपके सुधार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है, हर दिन को उत्कृष्टता की ओर एक कदम बनाती है। चौथी, आदतों में निरंतरता। लेकिन असली बात है निरंतरता। आदतें एक दिन या एक हफ्ते में नहीं बनती। ये लगातार प्रयास का नतीजा है, खासकर तब जब आपका मोटिवेशन खत्म हो जाए। इसे एक मांसपेशी की तरह सोचें। हर बार का अभ्यास, चाहे छोटा हो, आपकी ताकत बढ़ाता है। अगर आप एक दिन छोड़ दें तो दूसरे दिन भी छूटने का डर रहता है, लेकिन अगर आप नियमित रहेंगे तो ये आदतें आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। मार्कस ऑरेलियस, जो एक बड़े साम्राज्य के शासक थे, हर शाम अपनी डायरी में चिंतन करते थे। उनकी किताब मेडिटेशन दिखाती है कि कैसे वे लगातार आत्म सुधार के लिए प्रयासरत रहते थे। अगर वे इतने बड़े दबाव में समय निकाल सकते थे, तो क्या हम अपनी सरल जिंदगी में ऐसा नहीं कर सकते? निष्कर्ष, आदतें हमारे चरित्र की नींव होती हैं। अफर्मेशन, चिंतन और रोल प्लेइंग जैसे अभ्यासों के जरिए आप खुद को मजबूत और उत्कृष्ट बना सकते हैं। हर दिन आप अपने कामों और अपनी इच्छाओं के बीच एक मजबूत रिश्ता बना सकते हैं। तो आज आप कौन सी आदत शुरू करेंगे? क्या आप उत्कृष्टता की ओर पहला कदम उठाएंगे? एक जानबूझकर किया गया छोटा सा कार्य? रास्ता साफ है, अब बस उस पर चलना बाकी है। दिमाग को ट्रेन करना सीखें, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करें। जिंदगी चुनौतियों से भरी होती है। अचानक आई समस्याएं, मुश्किल बातचीत और निराशा के पल। ऐसे पलों में आप कैसे व्यवहार करते हैं, वही आपके जीवन की क्वालिटी और नतीजों को तय करता है। अगर आप अपने दिमाग को रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सिखा लेते हैं, तो आप स्पष्टता और नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। भावनाओं और बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बनने के बजाय आप अपने कामों के मास्टर बन जाते हैं। इस आदत के फायदे बहुत हैं। बेहतर रिश्ते। जब आप बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं, तो रिश्तों में सुधार होता है। सटीक फैसले। आपके फैसले भावनाओं से प्रभावित नहीं होते, बल्कि तर्क और समझ से लिए जाते हैं। आंतरिक शांति। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप भीतर से शांत महसूस करते हैं। यह सुकून आता है इस एहसास से कि आप परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, खुद पर नियंत्रण रख सकते हैं। स्टोइक्स हमें याद दिलाते हैं, दिमाग को कंट्रोल करो, अपनी जिंदगी को कंट्रोल करो। अगर आप अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आप एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की ताकत पा जाते हैं। ऐसे जीवन में आपके एक्शन आपके मूल्यों और लक्ष्यों के अनुसार होते हैं। तो क्यों ना आज से शुरुआत करें। स्टोइक्स का एक सरल अभ्यास आजमाएं। हर शाम अपने दिन पर विचार करें। आपने क्या अच्छा किया,
कहाँ सुधार की गुंजाइश है, इन्हें लिख लें। समय के साथ यह आदत आपकी आत्म जागरूकता को बढ़ाएगी और सोच समझकर रिस्पॉन्ड करने की ताकत को मजबूत करेगी।